Welcome everyone. So we have completed force in previous lectures under kinetics. तो अब kinetics के ही अंदर आता है टॉर्क. तो टॉर्क हम आज पूरा करेंगे और टॉर्क खत्म होने के बाद kinetics पूरा खत्म हो जाएगा. तो टॉर्क क्या होता है? टॉर्क की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. So a torque is a force which causes an object to rotate about an axis. तो टॉर्क वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी में रोटेशन करवाता है या करवा सकता है, तो उसको हम टॉर्क बोलते हैं. इसीलिए टॉर्क को मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं. मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब है अ फोर्स विच हैव टेंडेंसी टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस. तो फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेशन प्रोवाइड करवा सकता है. तो टॉर्क को हम स्ट्रेंथ ऑफ रोटेटरी फोर्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि फोर्स ही है ये, लेकिन ये फोर्स किसी भी बॉडी में रोटेशन करवाने की कोशिश कर रहा है, तो इसलिए हम इसको स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन भी बोलते हैं. तो इस स्ट्रेंथ ऑफ रोटेशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो टॉर्क को हम लिखते हैं, ये टॉर्क का साइन होता है, इसको बोलते हैं टाउ. ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो फोर्स जो बॉडी पे जिस मैग्नीट्यूड से हमने फोर्स लगाया वो है फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा. तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं. जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको. ये मान लो ये आर्म है, ठीक है, ये बाइसेप है और ये फोर आर्म है. तो अब बाइसेप यहाँ पे अटैच है. अब यहाँ पे मैंने वेट पकड़ रखा है कुछ और ग्रेविटी से ये पुल हो रहा है नीचे को. तो ये हो गया फोर्स, ठीक है, और ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि अभी ये 90 डिग्री पे है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये यही होगा. लेकिन अगर यही जो एल्बो है मेरा वो इस एंगल की जगह इस एंगल पे होता, ठीक है, ये मेरा बाइसेप है, यहाँ मैंने डंबल पकड़ रखा है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है. तो अब जो मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे जो टॉर्क, जो वेट टॉर्क मेरे बाइसेप पे लगवा रहा है, एल्बो जॉइंट पे लगवा रहा है, वो कितना लगाएगा? अब वो इतना नहीं लगाएगा जितना मेरा फोर आर्म की लेंथ है, वो इतना लगाएगा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ फोर्स. लाइन ऑफ फोर्स थी ये, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये. तो अब जो डिस्टेंस है वो छोटा हो गया. तो जब वेट ऊपर होता है तो जो डंबल है वो एल्बो जॉइंट पे कम टॉर्क लगाता है एज कम्पेयर टू जब वो 90 डिग्री पे होता है, कि अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ गया है और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे देखना है वो मैंने आपको बता दिया. आपको लाइन ऑफ फोर्स को एक्सटेंड करना है, फिर लाइन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर एंगल पे एक लाइन बनानी है जो एक्सिस तक जाए. ये 90 डिग्री है, ठीक है. तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो अब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम साइन थीटा भी लिखते हैं, आर साइन थीटा, या फिर डिस्टेंस इनटू साइन थीटा. क्यों ये लिखते हैं वो वैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा जब हम इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, फोर्स को फोर्स के कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे तब बताऊंगा. लेकिन अभी एक छोटा सा बता देता हूँ कि क्यों हम एफ साइन थीटा भी लिखते हैं टॉर्क को. ये है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन थीटा. ठीक है, मतलब इस एंगल पे ग्रेविटी लग रही है, अभी नीचे ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, लेकिन हमारा हाथ अभी ऊपर है, तो ये थीटा है, इस एंगल पे लग रही है. तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो एंगल है उसके साथ जो साइड होती है ट्राइंगल की, उसको हम लिखते हैं एफ कॉस थीटा. मतलब ये हमारा हाइपोटेनस है, ये आर है मान लेते हैं अगर, आर कॉस थीटा. ठीक है, और इसको हम लिखते हैं आर साइन थीटा. राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के साथ जो लाइन होती है उसको हम लिखते हैं हाइपोटेनस इनटू कॉस थीटा. हाइपोटेनस हमारा ये डिस्टेंस है, आर्म फोर आर्म की लेंथ है, तो आर कॉस थीटा, और आर साइन थीटा होती है जो इस एंगल के ऑपोजिट है. तो अभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है ना. तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा अगर हम ये वाला एंगल लेते हैं जिस एंगल पे फोर्स लग रहा है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो आर साइन थीटा होता है. आर है इसका डिस्टेंस, तो इसीलिए हम टॉर्क को कभी कभार लिखते हैं एफ आर साइन थीटा. ठीक है, आर और एफ के बीच में जो एंगल है वो थीटा है, और ये साइन थीटा का कंपोनेंट इसमें ऐड हो जाता है, इसलिए इसको एफ आर साइन थीटा भी बोलते हैं, या फिर एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो आर साइन थीटा का कंपोनेंट आप डाल सकते हैं. और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम मूवमेंट आर्म बोलते हैं. जितना दूर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से लगता है
उसको हम बोलते हैं मूवमेंट आर्म, ठीक है। तो ये है इसको हम मूवमेंट आर्म भी बोलते हैं, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं F इंटू मूवमेंट आर्म, MA मूवमेंट आर्म। तो अब इसका SI यूनिट क्या होता है, तो यहाँ पे दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, फोर्स और डिस्टेंस। फोर्स का होता है मेट्रिक सिस्टम में न्यूटन, ये हमने पिछली बार पढ़ा था न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर होता है मेट्रिक सिस्टम में, और US सिस्टम में हम न्यूटन को क्या लिखते थे, पाउंड, और डिस्टेंस को हम फुट में लेते हैं वहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं फुट पाउंड, या फिर LBO, फुट LB। अब टॉर्क स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि टॉर्क लगता कब है, ठीक है। तो जब भी हम बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे फोर्स लगाते हैं, सेंटर ऑफ मास पे अगर हम किसी भी एंगल पे फोर्स लगाएं तो बॉडी हमेशा ट्रांसलेट करेगी, रोटेट नहीं करेगी, तो टॉर्क नहीं लगेगा। तो जब भी फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लगता है बॉडी के, चाहे वो किसी भी एंगल पे लगे, वो हमेशा ट्रांसलेट ही करेगी, ठीक है। तो तब टॉर्क नहीं लगेगा। मान लेते हैं ये एक बॉडी है पूरी, ठीक है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है बीच में, तो अगर इसके बीच में इस एंगल से फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास पे, तो सीधा सीधा उधर को ट्रांसलेट होएगी। अगर इस एंगल से फोर्स लगता है तो ये उधर को ट्रांसलेट होएगी, इस एंगल से फोर्स लगता है तो इधर को ट्रांसलेट होएगी, रोटेट नहीं करेगी जब तक सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं पे फोर्स नहीं लगता, ठीक है। तो अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास है इस बॉडी का, इस बॉडी पे सीधा सीधा फोर्स लग रहा है सेंटर ऑफ मास पे ऊपर को, तो ये सीधा सीधा ऊपर जाता रहेगा, ठीक है, रोटेट नहीं करेगा। और अगर इस बॉडी पे, सेम बॉडी पे सेंटर ऑफ मास पे मैं ऐसे फोर्स लगाता हूँ, टेढ़ा फोर्स लगाता हूँ, लेकिन सेंटर ऑफ मास पे लगाता हूँ, तो भी ये ट्रांसलेट करेगा डायगनली, लेकिन रोटेट नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे आगे जाता रहेगा, ठीक है, लेकिन रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर हम किसी भी बॉडी पे सेंटर ऑफ मास के अलावा, अनकंस्ट्रेन्ड बॉडी है ये, मतलब ये अटैच नहीं है, ये खाली एक पीस ऑफ ब्लॉक रखा हुआ है, किसी भी बॉडी पे उसके सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं पे भी फोर्स लगाते हैं तो बॉडी रोटेट करेगी, और रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेट भी करेगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास और मैंने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से दूर लगाया, तो ये बॉडी रोटेट करेगी, इसमें टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, लेकिन ये ट्रांसलेट भी करेगी। ट्रांसलेट क्यों करेगी, क्योंकि अभी ये अनकंस्ट्रेन्ड है, ये सिंपल एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो मैंने इस पे ऊपर को फोर्स लगाया है, तो ये ऊपर को ट्रांसलेट तो करेगी लेकिन रोटेट भी करेगी। इस, अगर मान लेते हैं ये एक्सिस है, इस एक्सिस पे रोटेट भी करेगी, तो ये ब्लॉक जो है आगे आगे जाता जाएगा और उधर को रोटेट भी होता जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे आगे 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 और उधर को रोटेट होता जाएगा। तो इसमें, इनमें जो ऊपर था, ऊपर अगर सेंटर ऑफ मास पे लगता है तो होगा प्योर ट्रांसलेशन। अगर सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं पे फोर्स लगता है और वो अनबैलेंस फोर्स है, इसको रोकने वाला कोई और फोर्स नहीं है, तो वो उसमें लगेगा आपका ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, ठीक है, यहाँ पे दोनों आएंगे। लेकिन अगर अब आप किसी बॉडी पे जो आपने फोर्स जितना इधर लगाया है, उतना जितना सेंटर ऑफ मास से दूर आपने फोर्स इधर लगाया है, उतना ही डिस्टेंस आप उसके ऑपोजिट साइड ऑपोजिट फोर्स लगाओ, तो वो बॉडी प्योर रोटेशन करेगी। ये सेंटर ऑफ मास है, इससे इतना दूर मैंने ऊपर को फोर्स लगाया था, अगर मैं इससे इतना ही दूर इस साइड को ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता हूँ सेंटर ऑफ मास से, तो ये बॉडी प्योर रोटेशन करेगी। तो प्योर रोटेशन के लिए दो फोर्सेस चाहिए जो कि इक्वल हो, जो कि ऑपोजिट हो और सेम डिस्टेंस पे हो सेंटर ऑफ मास के, किस बॉडी में, कोई भी अनकंस्ट्रेन्ड बॉडी में। तो अब ये दो फोर्सेस को हम वैसे फोर्स कपल बोलते हैं, फोर्स कपल हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब दो फोर्सेस बराबर मैग्नीट्यूड के बराबर डिस्टेंस पे लग रहे हैं इस बॉडी पे, तो इस बॉडी पे प्योर रोटेशन होएगी। ठीक है, तो आपने प्योर रोटेशन देख लिया कब होएगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन देख लिया कब होएगी, और सिर्फ ट्रांसलेशन कब होएगी। अब ये जो रोटेशन हो रही है, इसके टॉर्क को आप कैलकुलेट कैसे करोगे। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है जहाँ पे रोटेशन होएगी, हम मान रहे हैं।
तो यहाँ से इतना दूर ऊपर को एक फोर्स लग रहा है, यहाँ से इतना दूर एक ऊपर को फोर्स लग रहा है, और यहाँ से इतना दूर ऊपर को एक फोर्स लग रहा है। ये है 5 न्यूटन का, ये है 4 न्यूटन का, और ये है 3 न्यूटन का। ये डिस्टेंस मान लेते हैं 5 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये डिस्टेंस 3 मीटर है। ठीक है, तो जब भी कोई फोर्स किसी बॉडी को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करता है तो उस फोर्स को हम नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, और जब भी कोई फोर्स उस बॉडी को काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो हम यहाँ पे टॉर्क लिखेंगे, जो नेट टॉर्क इस बॉडी पे लगेगा, और टॉर्क विल बी इक्वल टू, ये दो फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो हम इनको पॉजिटिव ये दो फोर्सेस इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो हम इनको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो -5 न्यूटन इंटू में इसका डिस्टेंस कितना है, यहाँ से 3 + 1 4 इंटू में 4 प्लस इसका डिस्टेंस 4 इंटू में 1, तो ये होगा -4 न्यूटन इंटू में 1 प्लस 3 है यहाँ पे, तो इस 3 को हम लिखेंगे +3 इंटू में 5, 3 इंटू में 5, तो हमारे पास नेट टॉर्क आ जाएगा -20 प्लस -4 प्लस 3 5 15। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो नेट हमारे पास आएगा -24 प्लस 15, तो हमारे पास आ गया -9 न्यूटन मीटर इज द नेट टॉर्क। तो ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, और ये जो 9 न्यूटन मीटर है ये मैग्नीट्यूड है जिस मैग्नीट्यूड से ये घूमेगा। तो सिंपली आपको ऐसे कैलकुलेट करना है, चाहे ये रिजिड हो चाहे ये नॉन रिजिड हो। अगर ये नॉन रिजिड होगा, अगर ये रिजिड नहीं है, ये एक जगह फिक्स नहीं है, तो इसमें ट्रांसलेशन भी होगी। अब ये सारे फोर्सेस ऊपर लग रहे थे, यहाँ पे अगर रिजिड नहीं होता तो ये ऊपर भी जाने लगता है रोटेशन के साथ, तो आपको ट्रांसलेशन भी ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये यहाँ पे रिजिड है, एक एक्सिस पे रिजिड है, तो ये घूमने लग जाएगा, सिर्फ रोटेशन करने लग जाएगा, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि माइनस आया अभी हमारा। तो अब आपको टॉर्क पता चल गया क्या होता है, टॉर्क कैसे निकालते हो पता चल गया, और टॉर्क कब लगेगा वो पता चल गया। तो अब टॉर्क की सिग्निफिकेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो ये दरवाज़ा है, और ये दरवाजे के हिंजेस हैं, और ये दरवाजे का हैंडल है। तो दरवाजे का हैंडल हम दूर क्यों लगाते हैं? दूर इसलिए लगाते हैं क्योंकि दूर लगाने से हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा दरवाजे को खोलने के लिए। कैसे? तो अब मान लेते हैं टॉर्क क्या था। टॉर्क था रोटेशन की स्ट्रेंथ, कि कितनी स्ट्रेंथ से कोई रोटेशन हो रही है। तो अगर हमको इसको खोलना है तो हमको टॉर्क चाहिए कुछ, तो मान लेते हैं हमको इसको खोलने के लिए चाहिए x टॉर्क। ठीक है, हमको चाहिए x टॉर्क चाहिए इसको खोलने के लिए। अब अगर ये दरवाजे का हैंडल एक बार यहाँ पे है तो इसका ये हो गया मोमेंट आर्म, और एक बार दरवाजे का हैंडल यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो गया मोमेंट आर्म। अब यहाँ पे टॉर्क अगर हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू में मोमेंट आर्म, और अगर दरवाजे का हैंडल यहाँ पे है तो यहाँ पे हम टॉर्क क्या लिखेंगे? फोर्स इनटू में मोमेंट आर्म। अब दोनों में ही हमको दरवाजे को अगर खोलना है तो हमको x तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, हमको x चाहिए टॉर्क अगर हम दरवाजे को खोलना है तो यहाँ पे मोमेंट आर्म जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, मोमेंट आर्म बहुत बड़ा है, और यहाँ पे जो मोमेंट आर्म है वो बहुत छोटा है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, दरवाजे के पास है हैंडल, तो हिंजेस ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जहाँ पे हिंज लगे हैं वो एक्सिस है, तो उससे इतना पास जो है ये मोमेंट आर्म है, तो ये बहुत ही कम है। तो अगर दोनों में ही x हमें चाहिए दरवाजा खोलने के लिए, तो यहाँ पे जो है हमको फोर्स लगाना पड़ेगा अब कम। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट आर्म है कम हमारे पास, तो x लाने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए दरवाजे का हैंडल कोने में होता है, क्योंकि अब हमको कम फोर्स लगाना पड़ेगा दरवाजे को खोलने के लिए। यही चीजें आपको आगे अपने बॉडी के स्ट्रक्चर में देखना है कि वेट अगर हम कोने में रखते हैं अपने बॉडी के, अगर मैं बाइसेप कर्ल करूंगा तो वेट अगर मेरे बिल्कुल हाथ पे रहेगा तो वेट ज्यादा टॉर्क लगाएगा, और वेट अगर मेरे एल्बो के पास आ जाएगा तो वेट कम टॉर्क लगाएगा।
सिमिलरली हम मसल्स में यूज़ करेंगे, मसल का अटैचमेंट कहाँ पे होता है बोन पे, और मसल कैसे टॉर्क लगाती है आगे। तो अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं बेंडिंग मूवमेंट्स पे, ठीक है। तो बेंडिंग मूवमेंट्स क्या होते हैं, जब किसी बॉडी पे पैरेलल फोर्सेस लगते हैं और वो अपनी ट्रांसलेटरी और रोटेटरी इक्विलिब्रियम में होता है। लिख देते हैं, when parallel forces are applied to the body in such a way that it is in equilibrium, both translatory and rotatory। तो जब किसी बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं और वो पैरेलल हैं, लेकिन फिर भी जो बॉडी है वो मूव नहीं कर रही, ना ही ट्रांसलेट हो रही है, ना ही रोटेट कर रही है, तो तब हम इसको बोलते हैं बेंडिंग मूवमेंट्स, कि बॉडी में बेंडिंग मूवमेंट्स जनरेट हो रहे हैं। कैसे? अब मान लो इस बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे थे, दोनों ही नीचे लग रहे थे, तो अब ये बॉडी ट्रांसलेट करेगी, लेकिन अगर मैं इनकी डबल स्ट्रेंथ का, मान लो ये एक्स मैग्नीट्यूड का था और ये भी एक्स मैग्नीट्यूड का था, मैं इसके सेंटर से ऊपर को फोर्स लगाऊं, जो ये जो डिस्टेंस है, ताकि बराबर हो, और ये जितने मैग्नीट्यूड का मैंने लगाया ये 2x हो, इन दोनों का सम हो, तो ना ही ये रोटेट करेगा ना ही ये ट्रांसलेट करेगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। या फिर मान लो सिर्फ ये दो फोर्सेस अभी इस बॉडी पे लग रहे थे, इसको देते 1, इसको 2, इसको 3, तो सिर्फ 1 और 3 लग रहे थे, बाद में मैंने 2 ऐड किया। अब जब सिर्फ 1 और 3 लग रहे थे तो बॉडी रोटेट और ट्रांसलेट दोनों कर रही थी, लेकिन जब मैंने 2 ऐड कर दिया और ये दोनों x के हैं मैग्नीट्यूड के और ये 2x का है, तो जब मैंने 2 ऐड कर दिया तो अब बॉडी इक्विलिब्रियम में आ गई, तो यहाँ पे फिर से बेंडिंग मूवमेंट जनरेट होंगे। तो बेंडिंग मूवमेंट का मतलब है तीन फोर्सेस, मतलब बेंडिंग मूवमेंट किसी बॉडी में जनरेट कराने के लिए 3 फोर्सेस चाहिए, तो इसीलिए इसको 3 पॉइंट बेंडिंग भी बोलते हैं। तो इसीलिए अगर ये ऑब्जेक्ट नॉन रिजिड होगा तो इन फोर्सेस की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि फोर्स तो लग रहे हैं ना बॉडी में, लेकिन बॉडी मूव नहीं कर रही, तो सारा टेंशन बॉडी के अंदर जाएगा। तो अब अगर मैं दो साइड से इसको नीचे खींच रहा हूँ और बीच में से इसको ऊपर पुल कर रहा हूँ, तो ये बीच में से ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए यही चीज़ हम अपनी बॉडी में कैसे यूज करते हैं, तो जब हमारी बॉडी में फ्रैक्चर होता है तो वो भी इस तरीके से ही होता है। कैसे? मान लो मैं अपने शोल्डर के साथ नीचे जमीन पे गिरा, तो शोल्डर, ये ह्यूमरस बोन है हमारी, तो इधर से जमीन का प्रेशर लगा अंदर की साइड को और इधर एल्बो पे जमीन का प्रेशर लगा अंदर की साइड को, तो दो फोर्सेस लग रहे हैं अंदर की साइड को। और मान लो यहाँ पे मैंने कुछ रखा हुआ होता, ठीक है, और ये अंदर को दबता है ऐसे, तो इसका फोर्स लगता है उधर को, और अगर मेरी बोन इस टेंशन को नहीं सह सकती तो फ्रैक्चर हो जाएगा। सिमिलरली हम ये बायोमैकेनिकल टेस्टिंग ऑफ बोन्स में भी यूज करते हैं। जब किसी बोन की स्ट्रेंथ चेक करनी होती है तो हम इसी तरीके से चेक करते हैं, बोन को बीच में पाइवट करके दो जगहों से, कॉर्नर से उसको नीचे फोर्स लगाते हैं, तो दो फोर्सेस ये हो गए और एक इसकी वजह से फोर्स लग रहा है ऊपर को, क्योंकि अब बोन मूव नहीं कर रही और ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, तो बोन बीच में से ब्रेक हो जाएगी। तो ये बोन का ब्रेकिंग पॉइंट देखने के लिए बायोमैकेनिकल टेस्टिंग ऐसे होती है बोन की। तो इसको 3 पॉइंट बेंडिंग भी बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टॉर्जन पे। तो टॉर्जन और टॉर्क हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन जो टॉर्क होता है, टॉर्क आपने देख लिया क्या होता है, तो टॉर्क कॉज होता है और टॉर्जन इफेक्ट होता है। अगर किसी बॉडी में टॉर्क लगने की वजह से बॉडी में ट्विस्टिंग हो रही है या टेंडेंसी है ट्विस्ट होने की, तो उसको हम टॉर्जन बोलते हैं। और टॉर्जन जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रोटेशन होती है। अगर ये एक बॉडी है, अगर ये यहाँ से एक फोर्स लगता और ये ऐसे रोटेट होती, तो इसको हम टॉर्क बोलते हैं। लेकिन अगर यही जो इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे रोटेट होता है, ऐसे रोटेट हो रहा है अगर ये, तो इसको हम बोलते हैं कि इस पे टॉर्जनल फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, ये अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो टॉर्जन जो है, टॉर्जन को हम लिख सकते हैं कि ये है ट्विस्ट ड्यू टू टॉर्क अप्लाइड ऑन बॉडी
ठीक है, या फिर टॉर्क इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, तो अगर ये इस पे रोटेट कर रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे घूम रही है ऐसे, तो इसको हम टॉर्जन बोलेंगे। और इस टॉर्जन की वजह से भी हमारी बॉडी में फ्रैक्चर होते हैं। कैसे? अगर बॉडी का ये वाला सेगमेंट इधर को रोटेट कर रहा है और ये वाला सेगमेंट इधर को रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो बॉडी में बीच में टॉर्जन लगेगा और इसकी वजह से स्पाइरल फ्रैक्चर होता है। तो ये स्पाइरल फ्रैक्चर लिख देते हैं। तो जो स्पाइरल फ्रैक्चर होता है वो आपको पता चल गया, वो टॉर्जनल फोर्सेस की वजह से होता है। कैसे होता है ये स्पाइरल फ्रैक्चर? अब स्पाइरल फ्रैक्चर कॉमन होता है आर्म रेसलिंग में, जो मतलब जो प्रोफेशनली आर्म रेसलिंग नहीं करते, आपने उनमें देखा होगा इंजरी में कि जब उनकी ये वाली हड्डी टूट जाती है साइड को, तो वो कैसे टूटती है, तो उनको पता नहीं होता आर्म रेसलिंग में पंजा लड़ाते कैसे हैं। तो मान लो मैं यहाँ से आर्म रेसलिंग कर रहा हूँ, तो वो अपनी बॉडी को इधर पुश करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हार भी रहे हों, और उनका ये हाथ इधर 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 को जा रहा होता है, तो उनका एल्बो हाथ को एक्सटर्नली रोटेट करा रहा है वहां से, और यहाँ से जो हमारे इंटरनल रोटेटर्स हैं वो अंदर 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 पुल कर रहे हैं, ठीक है, और वो अपने हाथ को नहीं देख रहे हैं, इधर देके जा रहे हैं बार बार। तो इस वजह से ह्यूमरस में टॉर्जनल फोर्सेस लगते हैं, ये दो फोर्सेस लगते हैं, और इस पे स्पाइरल फ्रैक्चर हो जाता है।